नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 18 पढ़ लिया था। अब आप पढ़ेंगे अध्याय 19 जो कि है उत्सर्जी पदार्थ एवं निष्कासन। इस अध्याय में सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या पढ़ना है आखिर। तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ जीवों के शरीर में बनते हैं और उनका शरीर से बाहर निष्कासन किस प्रकार से होता है। तो यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे कैसे उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर से होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय में पढ़ेंगे उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका कि उत्सर्जी पदार्थ आखिर क्या होते हैं। कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जितने भी जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उन सभी में उत्सर्जी पदार्थ बनता रहता है। कैसे बनता है ये? तो हमने आपको बताया था उपापचयी अभिक्रियाओं के बारे में, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमारे शरीर में जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, और उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनकी मात्रा शरीर में बढ़ने से बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। यानी उत्सर्जी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं और जिनका निष्कासन बहुत ही आवश्यक होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कुछ जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया बनता है, कुछ जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया बनता है, कुछ जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल बनता है, कुछ जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमीनो अम्ल बनता है। यहाँ तक कि और भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, उनको भी शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और भी बहुत सारे आयन्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट। ऐसे आयन्स भी हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, इनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। तो आप समझ लिए कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। जीवों में भिन्न भिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता तथा इनका निष्कासन आवश्यक होता है। ऐसे सभी पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, बहुत से आयन्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट, बहुत सारी गैसेज जिनमें सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में उपयोगी ना हो तथा उनका शरीर में रहना भी हानिकारक हो, उनका शरीर से निकल जाना ही अच्छा होता है। ऐसे पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे याद करेंगे कि प्राणियों में विभिन्न उपापचयी अभिक्रियाओं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका निष्कासन आवश्यक होता है। ऐसे सभी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। अभी हम मनुष्य के बारे में नहीं बात कर रहे,
हम सभी प्राणियों की बात कर रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, याद करिए। प्राणियों में विभिन्न उपापचयी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, अतः इनका शरीर से निष्कासन आवश्यक होता है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयन जैसे कौन कौन से आयन? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि। इनमें जो प्रमुख नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल, जिनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। यहाँ पे लिख सकते हैं, प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का आंशिक या पूर्णतया, ऐसे लिखेंगे, पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक निष्कासन आवश्यक है। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य अपशिष्ट कौन कौन है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल व अमीनो अम्ल हैं। ठीक, इतना याद करिए आप। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ या प्राणियों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, अतः उनका निष्कासन आवश्यक होता है। ऐसे सभी पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल। और भी पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका भी निष्कासन आवश्यक होता है। बहुत सारे आयन जो कि एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको पूरा याद कर सकते हैं। इन पदार्थों का पूर्णतया यानी कंप्लीटली निष्कासन जरूरी है, मतलब एक्सक्रीट हो जाए कंप्लीटली, ये भी आवश्यक है। या अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो पार्सली थोड़ा बहुत इसका निकलना आवश्यक होता है। ठीक, ये मुख्य आपके जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं जो विभिन्न जीवों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं, उनमें यूरिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल व अमीनो अम्ल प्रमुख होते हैं। ये प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं जो जीवों में बनते हैं और उनके शरीर से निष्कासित होते हैं। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि देखिए, मैंने पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अलग अलग जीवों में अलग अलग नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया बनता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं
इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य भी, जिनमें यूरिया बनता है। हम लोगों का जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो यूरिया होता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल बनता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमीनो अम्ल बनता है। ध्यान से समझिएगा, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उत्सर्जी पदार्थ भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है, तो क्या बताएंगे? यूरिया। यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। अब हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से जीवों में कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है। इनको नाम दिया जाता है ऐसे जीवों को जिसमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है। ऐसे जीवों को हम अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं। यहीं पे याद कर डालिए, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, याद करिए तुरंत, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जी। ठीक, ऐसे सभी जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं यूरिया उत्सर्जी। ऐसे सभी जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ऐसे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम अमीनो अम्ल उत्सर्जी कहते हैं, उत्सर्जी जीव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये तो बहुत इजी लग रहा है कि शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि अमोनिया उत्सर्जी यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते होंगे, यूरिया उत्सर्जी यानी यूरिया का उत्सर्जन करते होंगे, यूरिक अम्ल को उत्सर्जी यूरिक अम्ल उत्सर्जी करते होंगे, अमीनो अम्ल उत्सर्जी यानी अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते होंगे। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश में याद करना होगा ऐसे जीवों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अमोनिया उत्सर्जी को कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। अब ये कैसे पूछते हैं, इसको हिंदी में दे देंगे। अमीनो नहीं, अमोनोटेलिक जीव क्या होते हैं? तो अमोनोटेलिक जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाला ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी तो सभी लोग जानते हैं कि पढ़ पाओगे, पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि किसका उत्सर्जन करना है। यूरिया उत्सर्जी को इंग्लिश में कहते हैं यूरियोटेलिक। इसको इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, यूरियोटेलिक। पूछा जाएगा यूरियोटेलिक जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी को कहते हैं यूरेकोटेलिक। देखिए, यूरियोटेलिक और यूरेकोटेलिक में अंतर है। यूरेकोटेलिक जीव जितना आपको याद करा रहे हैं, याद करते चलेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। अमीनो अम्ल उत्सर्जी को कहते हैं अमीनोटेलिक। देखिए यहाँ पर अंतर है, ये अमोनो है और ये अमीनोटेलिक है। छोटा छोटा अंतर जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, याद हो जाएगा। बात समझ में आई आपको कि वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। वो जो यूरिक एसिड का
उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरेकोटेलिक कहते हैं। वे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम अमीनोटेलिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि इन सभी नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे ज़्यादा विषैला कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा विषैला जो होता है वो है हमारा अमोनिया। अमोनिया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, सबसे विषैला होता है, मोस्ट पॉइजनस। और इसके निष्कासन के लिए, अमोनिया के निष्कासन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। बहुत, ये तीसरा पॉइंट आप याद करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीवों को हम अमोनोटेलिक कहते हैं। और अमोनिया सबसे विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है और इसके निष्कासन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। याद करेंगे, सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो अब इतना जल कौन प्रयोग में ला पाएगा? वही जो जल में पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी जीव जो जल में पाए जाते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, उनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, लेकिन समुद्री मछलियों को छोड़कर। यानी ये इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे अस्थिल मछलियाँ, कॉमा उभयचर, जलीय उभयचर, जलीय उभयचर, कॉमा जलीय कीट। मतलब मैक्सिमम जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं उनको लगातार जल मिलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं हम अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग हो सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देकर कि बताइए कौन सा जीव इसमें से अमोनोटेलिक है। ठीक, तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। सबसे पहले आपने क्या याद किया कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? बहुत ईजी है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? प्राणियों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई यूज नहीं होता, अतः उनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। ऐसे सभी पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल तथा आयन जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फ्लोराइड और सल्फेट, फास्फेट, ये सभी। फिर इनमें से मुख्य कौन है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरोकोटेलिक कहते हैं। और ऐसे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमीनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया इन सभी नाइट्रोजनी अपशिष्ट में सबसे विषैला होता है, अतः इसके निष्कासन के लिए सबसे अधिक जल की मात्रा चाहिए होती है, अधिक जल की मात्रा चाहिए होती है। तो जब ये जो मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ जिनमें बोन्स नहीं होते हैं, और ऐसे जलीय कीट, उभयचर, वो डायरेक्ट क्या करते हैं? पानी के संपर्क में होते हैं, तो पानी की कमी ही नहीं है, तो अमोनिया को डायरेक्ट क्या करते हैं? अपने गलफड़े के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा अमोनिया को पानी में भेजते रहते हैं, क्योंकि अमोनिया जल में घुलनशील होता है। जो अमोनिया बनता है वो रक्त के माध्यम से जब गलफड़े के पास आता है, गिल्स के पास आता है, तो अमोनिया जल के संपर्क में आते ही जल में घुलकर उनके शरीर से बाहर निकलता रहता है। अतः ऐसे जीवों में, अमोनोटेलिक जीवों में कोई किडनी वगैरह भी नहीं होती है, वृक्क भी नहीं होता, यानी इसमें उत्सर्जी अंग के रूप में सिर्फ गिल्स कार्य करते हैं, गलफड़े। इनमें कोई वृक्क या किडनी नहीं पाया जाता, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना उसको ब्लड से छानना है, ना फिर किसी और पदार्थ में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे पदार्थों को जब सीधे ही निकालना है तो उनमें कोई भी ऐसे पदार्थ अंग नहीं पाए जाते हैं जो इनका अलग से निष्कासन करें। ये ध्यान से समझिएगा, रक्त में अमोनिया घुल जाते हैं और उन मछलियों के गलफड़े के पास पहुंचते हैं, रक्त के माध्यम से जल के संपर्क में आते ही सरल विसरण के द्वारा जल में चले जाते हैं, और इस प्रकार से अमोनिया का उत्सर्जन ये लोग करते हैं।
यानी इनमें कोई अन्य उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता, जैसे वृक्क या किडनी नहीं पाई जाती। दूसरा आते हैं यूरिया उत्सर्जी जीव। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहते हैं। चूंकि यूरिया उतना विषैला नहीं होता, इसलिए इसको कम जल की आवश्यकता होती है। इसके निष्कासन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जल की तो आवश्यकता होती ही है। इसमें कौन कौन आते हैं? स्तनधारी, स्थलीय उभयचर, व समुद्री मछलियां। अब आप लोग समझ सकते हैं, स्तनधारी आ गया यानी मनुष्य भी इसमें आ गया। मनुष्य क्या होते हैं? यूरिया उत्सर्जी होते हैं, यानी जो हम यूरिन पास करते हैं, जो यूरिन निकालते हैं, उसमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? यूरिया होता है। और इसके निष्कासन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। याद करेंगे, यूरिया के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिया उत्सर्जी जीव कौन कौन से हैं? स्तनधारी, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ। अब आप आते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जित जीव के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे जीव जिनमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो यूरिक अम्ल कौन कौन उत्सर्जित करते हैं? जितने भी सरीसृप हैं, यानी रेंगने वाले जितने भी प्राणी हैं, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, जितने भी पक्षी हैं सभी, स्थलीय, घोंघो व कीटों में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। सरीसृप यानी रेंगने वाले जितने भी जीव हैं, सांप, गोजर, जो भी चीज़ें हैं, पक्षी, स्थलीय घोंघा, कीट, इन सभी में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में क्या बनता है? यूरिक अम्ल। ध्यान रखेंगे, यूरिक अम्ल लेस टॉक्सिक होता है, यानी कम विषैला होता है, और इसके निष्कासन के लिए बहुत कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो चूँकि ये लोग बहुत ज़्यादा जल के संपर्क में नहीं होते, ना पक्षी, ना सरीसृप, ना स्थलीय घोंघे, ना कीट, तो ज़्यादा जल के संपर्क में नहीं होते, तो ऐसे जीवों में प्रकृति ने ऐसा अनुकूलन बना रखा है कि ये लोग यूरिक अम्ल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसके निष्कासन के लिए बहुत कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। और ये जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो पेस्ट के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा, पक्षी वाइट कलर का पेस्ट निकालती है, वो वाइट कलर का पेस्ट क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। सरीसृप जितने भी छिपकली वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं? ये पेस्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब कुछ जीवों में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन भी होता है। देखिए, ऐसे कुछ जीव हैं जिनमें प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप, प्रोटीन से ही अमीनो अम्ल बनता है, तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल रक्त के माध्यम से जब यकृत में जाता है तो यकृत में डीएमिनेशन होता है और इस अमीनो अम्ल से अमोनिया बनती है। कुछ ऐसे जीव हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो डायरेक्ट अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं? एग्जाम्पल, इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी, इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी प्राणी, सीपी यूनियो जो समुद्र में के किनारे आप देख सकते हैं सीपी पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा, सीपी, घोंघा, इन सभी में अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अमोनिया उत्सर्जन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो अमीनो अम्ल का भी डायरेक्ट उत्सर्जन ये लोग करने लगते हैं। तो ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या अमीनोटेलिक जीव। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज़ें याद करना कि कौन कौन से जीवों में कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है और उनके निष्कासन के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। तो जल की मात्रा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जल की मात्रा किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जित करने में लगता है? अमोनिया। देखिए ये क्या है? विषैला है, ठीक है। यूरिया क्या है? थोड़ा विषैला है।
बहुत ज़्यादा नहीं, इनके मुकाबले तो कम है। अब इनके मुकाबले ये कम है, यूरिक अम्ल कम विषैला, ठीक। ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विषैला कौन होता है, अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे भी कम विषैला यूरिक अम्ल होता है। और अमीनो अम्ल तो विषैला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमीनो अम्ल का यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक या एलिमेंट्स के रूप में, तो लेकिन आवश्यकता से अगर अधिक है तो इनका भी उत्सर्जन कुछ जीवों में होता है। ये था उत्सर्जी पदार्थ और उनके निष्कासन के बारे में। तो आप इतना पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अपने मन से लिखेंगे जो भी मैंने आपको बताया। क्या लिखेंगे, प्राणियों में विभिन्न उपापचयी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, अतः इन सभी पदार्थों को शरीर से निष्कासित होना आवश्यक है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल तथा गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयन जैसे पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फेट तथा सल्फेट आदि बनते हैं, जिनका पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक होता है। फिर आप लिखेंगे प्राणियों द्वारा आपने लिख लिया। फिर लिखेंगे प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजनीय अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अमीनो अम्ल आते हैं। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे सबको। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप अमोनोटेलिक जीव, या इंग्लिश में अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, या आप ऐसे सीधे याद कर सकते हैं अमोनोटेलिक, AMMONOTELIC, अमोनोटेलिक। लिखेंगे वे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है, उन्हें अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। लिखेंगे अमोनिया सबसे अधिक विषैला पदार्थ है तथा इसके निष्कासन के लिए जल की अत्यधिक मात्रा आवश्यक है। अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है जिसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की मात्रा आवश्यक है। आगे लिखेंगे अमोनिया के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अमोनिया के निष्कासन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग या अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनिया के निष्कासन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग या अमोनोटेलिज्म कहते हैं। लिखेंगे अनेक अस्थिल मछलियाँ, जलीय उभयचर तथा जलीय कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। लिखेंगे अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से ये अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह तथा मछलियों के कुलों की सतह द्वारा विसरण के माध्यम से निष्कासित हो जाती हैं। आगे लिखेंगे इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। ऐसे प्राणियों को अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक जीव। लिखेंगे स्थलीय आवास में, स्थलीय आवास यानी स्थल पर, जल में नहीं, स्थल पर। तो स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु, जैसे पानी की मात्रा उतनी तो नहीं है, तो उस पानी को बचाने के लिए ऐसे जीवों में प्रकृति ने एक अनुकूलन दे दिया है कि वो अमोनिया नहीं उत्सर्जित करते हैं, यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो लिखेंगे स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। लिखेंगे स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर तथा समुद्री मछलियाँ नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करती हैं तथा यूरिया उत्सर्जी यानी यूरियोटेलिक कहलाती हैं। आगे लिखेंगे इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित अमोनिया बनता तो अमोनिया है इन जीवों में, मतलब हमारे शरीर में भी अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन ये अमोनिया रक्त के माध्यम से हमारे यकृत में पहुंचती है। और मैंने आपको बताया है एक कार्य यकृत का यह भी है
कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि मूत्र में उपस्थित यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मूत्र में उपस्थित यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अमोनिया को यकृत ही यूरिया में परिवर्तित करता है और फिर इसे रक्त में छोड़ देता है। रक्त के माध्यम से जब ये यूरिया हमारी किडनी यानी वृक्क में पहुंचती है तो ये वृक्क क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन के द्वारा रक्त से इस यूरिया को छान देता है और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मूत्र में जो गंध आती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यूरिया। पूछा जाता है कि मूत्र में उपस्थित यूरिया का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। यानी ऐसे जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। ये अमोनिया यकृत में यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और ये यूरिया रक्त के माध्यम से वृक्क में जब पहुंचता है तो वृक्क के निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। फिल्टर करके वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। लिखेंगे इसमें आगे। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अमोनिया का परिवर्तन यूरिया में होता है यकृत के माध्यम से तथा यहाँ से ये रक्त में मुक्त हो जाते हैं, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात निष्कासित कर दिया जाता है। बस नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूरिकोटेलिक जीव। लिखेंगे इसमें सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल बनता है जो जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में बाहर निष्कासित की जाती हैं। अतः ये जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं यानी यूरेकोटेलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आखिरी अमीनो अम्ल उत्सर्जी यानी एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इसमें लिखेंगे कुछ जंतुओं में प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल बनता है। ये अमीनो अम्ल रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंचता है जहां डीएमिनेशन के द्वारा अमीनो अम्ल का अमोनिया में परिवर्तन होता है। कुछ जंतुओं में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का उसी रूप में उत्सर्जन हो जाता है। ऐसे जीवों को अमीनो अम्ल उत्सर्जी कहते हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा, सीपी तथा घोंघा आदि। बस ये था उत्सर्जी पदार्थ और कौन कौन से जीवों में कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है और उसका निष्कासन होता है, इसके बारे में समस्त जानकारी आपको दे दी गई है। बार बार पूछे जाते हैं, नीट में ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि अमोनिया उत्सर्जी जीवों को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। याद कर डालिए, 4 है बाबू, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये। अमोनोटेलिक जो है यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरेकोटेलिक यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अमीनोटेलिक यानी अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, इजी है, कुछ नहीं है। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, आस्थिल मछलियाँ। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि समुद्री मछलियाँ यूरिया का निष्कासन करती हैं। बाकी जितनी भी आस्थिल मछलियाँ हैं, जलीय घोंघे हैं, या फिर आप जलीय उभयचर की बात कर लें या जलीय कीट की बात करें तो उनमें अमोनिया का निष्कासन होता है। यूरिया का निष्कासन मनुष्य हैं तो आप स्तनधारी समझ सकते हैं। सभी स्तनधारी, स्थलीय उभयचर, समुद्री मछलियाँ, इन सभी में यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल यानी पेस्ट के रूप में कौन निष्कासन करता है, तो आपने देखा होगा पक्षी हैं, छिपकली, घरेलू छिपकली। छिपकली से आप सरीसृप याद कर सकते हैं, पक्षी हो गया, और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्थलीय घोंघे, कीट। ये सभी क्या करते हैं, पेस्ट के फॉर्म में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, इकाइनोडर्मेटा, सीपी, घोंघा। बस 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे ज़्यादा विषैला कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो अमोनिया होता है, जिसके निष्कासन के लिए सबसे अधिक जल की मात्रा आवश्यक होता है। बस ये था आपका उत्सर्जी पदार्थ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं और कौन कौन से जीवों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ये टॉपिक जो बताने जा रहे हैं यह भी नीट के अकॉर्डिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मैच द कॉलम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3-4 हैं, याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो डन हो जाएगा आपके नीट के लिए। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर संघ के अकॉर्डिंग देखेंगे। 11 संघ आपको बताया, तो उसमें भी आपको बताए थे 11 संघों में कि कौन कौन से संघ में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं, रायता फैल जाता है, दही का रायता फैल जाता है। टॉपिक ज़्यादा घुसते हैं इसलिए वहाँ पर वो चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो यहाँ पर याद करेंगे सिक्वेंशियल। 3-4 हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, फिर नेफ्रीडिया है, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स हैं, ग्रीन ग्लैंड्स हैं। बस इतने हैं जिनके बारे में आपको याद करना है। तो सबसे पहला आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं, वो है आदिवृक्कक। पूछा जाता है आदिवृक्कक उत्सर्जी अंग किन जीवों में पाया जाता है। एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं। आदिवृक्कक, या इसे हम ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। ज्वाला कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। तो ये जो उत्सर्जी अंग है वो पाया जाता है प्लेटी हेलमिन्थीज संघ के प्राणियों में, रोटिफर्स में पाया जाता है, कुछ एनिलिडा में पाया जाता है। एनिलिडा संघ के प्राणी में उन्हें हम कह सकते हैं कुछ एनिलिड्स, व सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा संघ के प्राणियों में पाया जाता है। ठीक, याद करिए। आदिवृक्कक या ज्वाला कोशिकाएं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स किन प्राणियों का उत्सर्जी अंग होता है? तो प्लेटिहेल्मिन्थीज, रोटिफर, कुछ एनेलिडा और कुछ सिफेलोकॉर्डेटा प्राणियों में। दूसरा आता है वृक्कक। आदिवृक्कक और वृक्कक अलग है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है? तो केचुए व अन्य एनेलिडा, एनेलिड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है क्योंकि केचुए से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं हर साल। तो ये पूछा जाता है कि नेफ्रीडिया किस में उत्सर्जी अंग का कार्य करता है? केचुआ। अब चूंकि एनेलिडा में ही आता है केचुआ, तो इसलिए यहाँ पर यह याद करना इम्पोर्टेंट है कि केचुआ और अन्य एनेलिडा में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाया जाता है? वृक्कक। तीसरा आता है मैल्पिघियन, मैल्पिघियन नलिकाएं, इंग्लिश में मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में, जैसे तिलचट्टा, सभी कीड़े मकोड़ों में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाया जाता है? मैल्पिघियन नलिकाएं। नेक्स्ट आता है चौथा, श्रृंगिक ग्रंथियां, या इसे हम हरित ग्रंथियां भी कहते हैं। श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां, इंग्लिश में कहते हैं एंटीनल ग्लैंड
और ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड किन में पाया जाता है ये उत्सर्जी अंग के रूप में? तो ये पाया जाता है झींगा में, झींगा जैसे क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशियन जीवों में। ठीक, पहले याद करेंगे आप, इतना ही है। बाकी आप वृक्क का जानते ही हैं, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें वृक्क यानी किडनी पाया जाता है जो उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे आप पहले याद करेंगे उत्सर्जी अंग के रूप। उत्सर्जी अंग में सबसे पहला आता है आदि वृक्कक, इसे हम ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। किन में पाया जाता है उत्सर्जी अंग के रूप में? प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर, कुछ एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा में। याद करिए तुरंत, किन में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर, कुछ एनेलिडा तथा सिफेलोकॉर्डेटा में। दूसरा आता है वृक्कक यानी नेफ्रिडिया, किसमें उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है? केचुए व अन्य एनेलिडा में। तीसरा आता है मैल्पिघियन नलिका, किसमें उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? आर्थ्रोपोडा समूह के जंतुओं में यानी कीड़े मकोड़ों में। आखिरी आता है श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां यानी एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, किसमें उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? झींगा या क्रस्टेशियंस में। बस ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया इस चैप्टर्स के बारे में, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंगों के बारे में आपको बताया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर डालिएगा। और इसके आगे जो भी टॉपिक होगा जो है मानव में उत्सर्जी अंग के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हम इसको डिटेल बताएंगे। फिर अगला जो टॉपिक है इसके बाद, पहले इसके बारे में आप लिख लीजिए। पहले आप हेडिंग डालिए आदि वृक्क क्या? ज्वाला कोशिकाएं। लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर तथा एनेलिडा व सिफेलोकॉर्डेटा संघ के प्राणियों में ये उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे वृक्कक यानी नेफ्रिडिया। लिखेंगे केंचुए व अन्य एनेलिडा में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने तथा द्रव्य तथा आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तीसरा हेडिंग डालेंगे मैल्पिघियन नलिकाएं। लिखेंगे तिलचट्टों सहित अन्य आर्थ्रोपोडा संघीय प्राणियों में मैल्पिघियन नलिका उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। लिखेंगे मैल्पिघियन नलिका उत्सर्जन तथा परासरण नियमन में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का कार्य कौन करता है? तो वो है मैल्पिघियन नलिकाएं। आखिरी आप लिखेंगे श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां। लिखेंगे झींगा जैसे क्रस्टेशियन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। बस अब इसके बाद का टॉपिक है मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र या मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। देखिए तंत्र किसे कहते हैं? जब कई सारे अंग एक साथ एक ही कार्य को करने में सहायता करते हैं, तब हम वहां पर उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। इस उत्सर्जी तंत्र में क्या क्या आते हैं? देखिए हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है? उत्सर्जी अंग का मतलब होता है जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से निष्कासित करें। तो हमारे शरीर में कई उत्सर्जी अंग हैं, जैसे त्वचा भी तो उत्सर्जी अंग है, क्योंकि इससे भी पसीने के माध्यम से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। फेफड़ा भी तो उत्सर्जी अंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो वो है हमारे किडनी यानी वृक्क। दोनों क्षेत्र में, दोनों साइड में पाए जाते हैं। वृक्क यानी किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क के साथ साथ कुछ ऐसे भी और भी अंग हैं जो उत्सर्जन में सहायक करते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में क्या क्या आते हैं? तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में आता है एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, दूसरा एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी पेयर ऑफ यूरेटर्स, दूसरा एक मूत्राशय। देखिए जोड़ी नहीं लिखे हैं, एक सिंगल है मूत्राशय यानी
यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट, एक मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। ठीक, बस। तो हमारे उत्सर्जी तंत्र में कौन कौन आते हैं? एक जोड़ी वृक्क आता है, यानी दो होते हैं किडनी। एक जोड़ी मूत्र नलिका, यानी दो यूरेटर्स होते हैं। एक मूत्राशय, यानी सिर्फ एक मूत्राशय, यानी एयर यूरिनरी ब्लैडर होता है। और एक सिंगल यूरेथ्रा होता है, यानी मूत्र मार्ग होता है, जिसके माध्यम से मूत्र बाहर निकलते हैं। बस, आज का टॉपिक इतना ही। आज के टॉपिक का आपका ये वर्क है कि आपको संपूर्ण बातें तो याद करनी ही करनी है। अगले पार्ट की तैयारी के लिए आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा और उसके बाद इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसके आंसर्स आप हमको दे दीजिएगा। मेरा इस टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन है, अमोनिया उत्सर्जी जीवों को क्या कहा जाता है? दूसरा, यूरिया उत्सर्जी जीवों को क्या कहते हैं? तीसरा, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीवों को क्या कहा जाता है? सबके जवाब आपको इंग्लिश में ही देना है। और अमीनो अम्ल उत्सर्जी जीवों को क्या कहा जाता है? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जैसे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रीडिया यानी वृक्क किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलपिगियन नलिका किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? प्रोटोनेफ्रीडिया यानी ज्वाला कोशिकाएं या इसे हम आदि वृक्क भी कहते हैं, किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? और आखिरी, ग्रीन ग्लैंड किन जीवों में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? बस इतने क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको याद करा दिया है। तो इसके कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिए इन सभी क्वेश्चंस के। और जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।